डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, यानी डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे पिछले लास्ट क्लास में हम प्रोटीन पढ़ रहे थे और प्रोटीन में से हमें आज पढ़ना है, यानी प्रोटीन का हमने सामान्य स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, उसमें किया लास्ट में हमने अमीनो एसिड पढ़ रहे थे और लास्ट की वीडियो में हमने अमीनो एसिड की परिभाषा और उसका सूत्र और उससे बनने वाली द्विध्रुवीय संरचना जीवड्राइन की संरचना के बारे में जान लिया था। इसके अलावा हमने ये भी बता दिया था कि प्रकृति में अभी तक कुल कितने 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, कुल कितने 20 अमीनो अम्ल प्रेजेंट हैं। अब उन 20 अमीनो अम्ल हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम ध्यान देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो चालू करें इससे पहले ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपको 20 अमीनो एसिड याद होते हैं या नहीं होते, उनसे कोई मतलब नहीं। आपको ये जरूर ध्यान रहे कि जो नेक्स्ट वर्गीकरण अपने पास अमीनो एसिड का है, आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल का, उनमें से आपको 4 सूत्र तो आवश्यक अमीनो अम्ल के याद होने चाहिए और 4 ही अनावश्यक अमीनो अम्ल के सूत्र याद होने चाहिए या नाम याद होने चाहिए। 4 तो याद रखना, क्योंकि अधिकतर कई बार सवाल पूछ लेता है कि नहीं 2 आवश्यक अमीनो अम्ल के नाम बताइए, या ऐसा पूछ लेता है कि किन्हीं 2 अनावश्यक अमीनो अम्ल के नाम बताइए। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं, अब हम चालू करते हैं जो टोटल 20 अमीनो एसिड हैं वो कौन कौन से हैं, उनका क्या नाम है, उनके प्रतीक क्या है, उनको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चालू करते हैं। देखो, हमने अभी लिखा अमीनो अम्ल है वो टोटल कितने हैं 20। कितने हैं 20। इसके अलावा हमने ये भी कहा था अमीनो एसिड को 3 अंकों के आधार पर व्यक्त करते हैं, 3 अक्षर लिखेंगे। व्यक्त करने के लिए कितने लिखे 3 अक्षर लिखा जाएंगे। देखो, सबसे पहले है ग्लाइसिन। सबसे पहला अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन है। मैं ऐसा करूं, सबसे सरल अमीनो एसिड है वो भी कौन सा है? ग्लाइसिन है। और सबसे पहला भी कौन सा है? ग्लाइसिन है। इससे एक सवाल और बनता है, वो ये बनता है उस अमीनो अम्ल का नाम बताओ जिसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता है या जिसकी संरचना में किरेलता प्रेजेंट नहीं होती है। तो ध्यान देना, ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है HCHNH2COOH। अब इसमें अपने पास ऐसा कोई कार्बन परमाणु नहीं है जिसकी चारों संरचनाएं अलग अलग समूह द्वारा संयोजित होती है। अगर ऐसा होता तो उसे किरेल कार्बन कहते हैं, लेकिन यहाँ अपने पास ये कार्बन एक ही है, यानी ये कार्बन जो क्रियात्मक समूह वाला है, ये कार्बन है। इसकी बात करें तो हमें यहाँ पर ये किरेल नहीं है, क्योंकि इसकी 2 संरचनाएं समान समूह द्वारा संयोजित है। इसलिए आप याद रहे, इससे फॉर्मूला यानी इसका सूत्र बनता है उससे अमीनो अम्ल का नाम बताओ जिसमें किरेल कार्बन नहीं पाया जाता है। तो आप उत्तर दोगे ग्लाइसिन। क्या उत्तर दोगे? ग्लाइसिन। और ग्लाइसिन का फॉर्मूला ये है। इसी प्रकार से हम बात करें, एक और अपने पास है एलेनिन। इसको किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। किसके द्वारा? एलेनिन को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? ए के द्वारा व्यक्त करेंगे। इसी प्रकार से सीरीन को हम किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? एस के द्वारा व्यक्त करेंगे। तीसरा जो अमीनो एसिड है उसका नाम है सीरीन, और सीरीन को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? एस के द्वारा व्यक्त करेंगे। उसके बाद में थ्रियोनिन, चौथा अमीनो एसिड है उसका नाम क्या है? थ्रियोनिन। कौन सा है? थ्रियोनिन। अब ऐसा कर दूं, आवश्यक अमीनो एसिड है, पहला आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो ये कौन सा है? थ्रियोनिन है। थ्रियोनिन को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? टी के द्वारा। किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? टी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में वेलिन, इसको किसके द्वारा? वी के द्वारा। फिर है ल्यूसीन, इसको किसके द्वारा? एल के द्वारा। ल्यूसीन को किसके द्वारा? एल के द्वारा। और वेलिन को वी के द्वारा। और आइसोल्यूसीन को आई द्वारा व्यक्त करेंगे। आइसोल्यूसीन को किसके द्वारा? आई द्वारा व्यक्त करेंगे। और एस्पार्टिक अम्ल है उसको डी द्वारा व्यक्त करेंगे। एस्पार्टिक अम्ल को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे? डी द्वारा व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से ग्लूटेमिक अम्ल है उसको ई द्वारा व्यक्त करेंगे। किसके द्वारा? ई द्वारा। ग्लूटेमिक अम्ल को किसके द्वारा? ई द्वारा व्यक्त करेंगे। और ग्लूटेमीन है उसको क्यू द्वारा व्यक्त करेंगे। एस्पेरिजीन है उसको एन द्वारा।
किसको एस्पेरेजीन को किसके द्वारा एन द्वारा व्यक्त करेंगे और ऑर्जिनोन को किसके द्वारा आर के द्वारा, ऑर्जिनोन को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे आर के द्वारा व्यक्त करेंगे, लाइसिन को के द्वारा, लाइसिन को किसके द्वारा के द्वारा, याद ध्यान देना ल्यूसीन है और यहाँ कौन सा है लाइसिन है, ठीक है। यहाँ सिस्टीडीन है उसको सी के द्वारा, मिथियोनिन है उसको एम के द्वारा, सिस्टीडीन को किसके द्वारा, सिस्टीडीन को किसके द्वारा व्यक्त करेंगे सी के द्वारा और मिथियोनिन को किसके द्वारा एम के द्वारा करेंगे और फेनिल एलेनिन को किसके द्वारा एफ द्वारा, देखो फेनिल सब पहले लिखा है इसलिए इसको किसके द्वारा एफ द्वारा व्यक्त करेंगे, टायरोसिन को वाई द्वारा और ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू द्वारा और हिस्टिडीन को एच द्वारा और प्रोलीन को पी द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रोलीन को किसके द्वारा पी द्वारा और हिस्टिडीन को एच द्वारा, ट्रिप्टोफैन को डब्ल्यू द्वारा, टायरोसिन को वाई द्वारा, फेनिल एनिलीन को एफ द्वारा, यानी प्रत्येक एमिनो एसिड को एक विशेष अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखो कई बार सवाल पूछ लेता है, मैंने इसमें कईयों की टिक लगा रखी, गिनना जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जिनके टिक लगा रखे हैं वो तो क्या है सारे आवश्यक एमिनो अम्ल है। कौन से हैं आवश्यक एमिनो, जो हम आगे पढ़ेंगे वो तो कौन से रहेंगे आवश्यक और बाकी बचे हुए कौन से हैं अनावश्यक है। लेकिन ध्यान देना हमारे पास ये दो है, ये दो एमिनो एसिड कौन कौन से, एक तो सिस्टीन और एक अपने पास है मिथियोनिन। इन दोनों एमिनो अम्ल से एक विशेष सवाल बनता है जो कंपटीशन में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे एमिनो एसिड का नाम बताओ जिसमें सल्फर पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कौन पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। जिनकी स्ट्रक्चर में सल्फर पाया जाता है उस एमिनो एसिड का नाम बताना है। किसका नाम बताना है, उस एमिनो अम्ल का नाम बताओ जिसमें क्या पाया है सल्फर पाया जाता है। तो बता देता हूं, इस सल्फर युक्त एमिनो अम्ल का नाम है वो दो एमिनो अम्ल है, एक तो सिस्टीन है और एक मिथियोनिन है। कई बार कंपटीशन पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड सल्फर युक्त है, बाकी सब एक इनमें से दोनों में से एक दिन तो आप लोग को याद रखना, सिस्टीन और मिथियोनिन कैसे हैं सल्फर युक्त, कौन से हैं सल्फर युक्त एमिनो एसिड है, बाकी सारे किसी में सल्फर नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे जो एमिनो एसिड है उनका क्लासिफिकेशन की बात करें। एमिनो एसिड की ये तो आपने उतार लिए होंगे या स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। इसके बाद हम बात करेंगे अगला जो बिंदु है वो लेंगे जो एमिनो एसिड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं, किसे कहते हैं, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो देखो एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड को सामान्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। किसको दो भागों में बांटा गया है, एमिनो एसिड को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से याद रहे, पहला नंबर 1 आवश्यक, हमने पिछले वीडियो में नाम तो जान लिए थे, आवश्यक एमिनो अम्ल, कौन से हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। और दूसरा अपने पास है अनावश्यक एमिनो अम्ल। हमने अभी लिखे हैं दो प्रकार के एमिनो अम्ल लिखे हैं, जिनमें से एक तो है आवश्यक एमिनो अम्ल और एक कौन सा है अनावश्यक एमिनो अम्ल। देखो दोस्तों अपने को समझना है, जैसे नाम से पता चल रहा है आवश्यक मतलब आपको लेने अनिवार्य है, लेने अनिवार्य, बाहर से अपनी बॉडी में नहीं है, आपको बाहर से लेने अनिवार्य। बाहर से कैसे ले सकते हो,
अपने भोज्य सामग्री खाद्य पदार्थों द्वारा जिन एमिनो एसिड को लेना अनिवार्य होता है, जिनका निर्माण अपनी बॉडी में नहीं होता है, वो सारे कौन से होते हैं? वो सारे कौन से होते हैं? एमिनो यानी आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। कौन से होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। दोबारा देख लें कि वे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण प्राणी शरीर में नहीं होता है उन्हें क्या बोलते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल बोलते हैं। और आवश्यक एमिनो अम्ल को जो जीवधारी है वो अपने खाद्य पदार्थों की सहायता से ग्रहण करता है, जो अपने खाद्य पदार्थों की सहायता से क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करें कि आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं। आपको ये जानना है कि आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से। तो देखो ध्यान देना, आवश्यक एमिनो अम्ल निम्न है। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं याद रखना। आपको क्या करना है? जैसे पहला ट्रिप्टोफैन, दूसरा वेलिन, तीसरा मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, लाइसिन, फेनिल एनेलिन, आर्जिनोन और थ्रियोनिन और साथ में कौन सा? स्टिडीन। ये कौन से होते हैं? आवश्यक एमिनो। टोटल इनकी संख्या कितनी होगी? 10 तो क्या होंगे? आवश्यक एमिनो अम्ल। ध्यान देना, दोबारा सुनना कि आवश्यक एमिनो अम्ल हैं वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण अपने शरीर में यानी प्राणी शरीर में या जीवधारियों के शरीर में नहीं होता है, जिनका निर्माण जीवधारियों के शरीर में नहीं होता है और जीवधारी उनको क्या करते हैं? अपने खाद्य पदार्थ के रूप में या प्रोटीन की सहायता से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। अगर इनकी कमी अपनी बॉडी में हो जाए तो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए क्या है? बाहर से लेना अनिवार्य है, इनको बाहर से ग्रहण करना क्या है? अनिवार्य। जैसे मैं अपनी बात करें, जैसे दूध है उसमें क्या होता है कि जो ल्यूसीन प्रोटीन है उसमें सभी आवश्यक एमिनो एसिड पाए जाते हैं। दूध में क्या है? लगभग आवश्यक एमिनो अम्ल सारे पाए जाते हैं। अब देखो हम बात करते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल में हमने कितने लिए हैं? टोटल 10 हैं। अब बात अपने पास आती है शेष 10 बचे हुए कौन से आवश्यक एमिनो अम्ल है? यानी 10 तो आवश्यक होंगे लेकिन शेष बच गए कौन से हैं? उनको बोलेंगे अनावश्यक एमिनो अम्ल। जैसे ये रहे, हम क्या बोलेंगे? अनावश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल की बात याद रखना कि इनका निर्माण है वो जीवों के शरीर में, जीवधारी के शरीर में हो जाता है, अतः इनको बाहर से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर हम कहें कि प्रोटीन की सहायता से इन्हें ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनको क्या बोलेंगे? अनावश्यक एमिनो अम्ल। अगर इन एमिनो अम्ल की कमी वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि ये इनका निर्माण जैसे बॉडी को आवश्यकता पड़ेगी, जैसे प्राणी शरीर को आवश्यकता होगी, वैसे वैसे इनका निर्माण हो जाएगा। लेकिन बच गए जो अपने पास एमिनो एसिड यानी 10 को क्या हो गया? आवश्यक, और शेष बच गए वो सारे क्या है? अनावश्यक एमिनो अम्ल है। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास क्या है? एमिनो अम्ल का वर्गीकरण एक तो होता है आवश्यक और एक कौन सा आता है? अनावश्यक। वो पूरा हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कई बार क्या करते हैं? इस एमिनो अम्ल को और वर्गीकरण कर लेते हैं इनके व्यवहार के आधार पर कि अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। एमिनो अम्ल है उनको उनके व्यवहार के आधार पर, उनकी प्रकृति के आधार पर मैं बता रहा हूं, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हल्का सा हम ध्यान दे रहे हैं, हल्का सा हम इसको समझ रहे हैं क्या कि प्रकृति के आधार पर एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? प्रकृति के आधार। पहला हम कहेंगे, एक नंबर लगा के लिखेंगे अम्लीय। पहला कौन सा लिखेंगे? अम्लीय, मतलब जिसकी प्रकृति क्या है? अम्लीय एमिनो अम्ल। दूसरा हम लिखेंगे क्षारीय एमिनो अम्ल। दूसरा कौन सा है? क्षारीय एमिनो अम्ल। और तीसरा अपने पास हम लिखेंगे वो है उदासीन एमिनो अम्ल।
देखो 3 प्रकार की, किसके आधार पर? प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर है? प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? याद रखना, एक तो होता है अम्लीय एमिनो अम्ल, एक होता है क्षारीय एमिनो अम्ल और एक होता है उदासीन एमिनो अम्ल। एक तो कौन सा होता है? अम्लीय एमिनो अम्ल, एक कौन सा होता है? क्षारीय एमिनो अम्ल और एक होता है उदासीन एमिनो अम्ल। याद रहेगा आपको क्या क्या याद रखना है? प्रकृति के आधार पर एमिनो एसिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय एमिनो अम्ल, दूसरा क्षारीय एमिनो अम्ल और तीसरा उदासीन एमिनो अम्ल। ठीक है, अब बात करते हैं अम्लीय एमिनो अम्ल। ये अम्लीय एमिनो अम्ल क्षारीय उदासीन समझें, इससे पहले एमिनो एसिड की संरचना दोबारा से बनाते हैं। देखो मैं दोबारा बना रहा हूं, ये तो कार्बन, ये इसकी संयोजकता हाइड्रोजन, इधर मान लो कि R है, माना कि एल्किल समूह या हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसके अलावा इधर कौन सा है? NH2 समूह जुड़ा हुआ है और इधर कौन सा है? COOH समूह जुड़ा हुआ है। देखो आपको पता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। ये दूसरा क्षार की भांति कार्य करेगा और ये कैसा है? अम्लीय। अब देखो अपने को ज्यादा रखना नहीं है, ज्यादा अपने को रखना नहीं है। कैसे कि ये तो क्या हो गया? क्षारीय और ये क्या हो गया? अम्लीय। यानी क्षारीय समूह की संख्या कितनी होगी? 1 और अम्लीय समूह की संख्या कितनी होगी? 1। तो अम्लीय और क्षारीय दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो उदासीन एमिनो अम्ल की परिभाषा क्या होगी? कि वे एमिनो अम्ल जिनमें उपस्थित एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बराबर होती है। वे एमिनो अम्ल क्या कहोगे? वे एमिनो अम्ल जिसमें उपस्थित क्षारीय समूह कौन सा? एमिनो समूह तथा अम्लीय कौन सा? कार्बोक्सिलिक समूह, दोनों की संख्या क्या रहे? इक्वल, बराबर। तो क्या कहलाएगा? उदासीन। कहने का तात्पर्य हो गया ये और ये दोनों बराबर है। इसकी संख्या 1 है, इसकी संख्या 1 है, दोनों बराबर है, तो कैसा हो जाएगा? उदासीन। ठीक है, कैसा हो जाएगा? उदासीन। अगर इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या भी 2 है, तो कैसा रहेगा? उदासीन रहेगा। तो याद रहे उदासीन की परिभाषा होगी वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह की संख्या और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या बराबर होती है, उसे क्या बोलते हैं? उदासीन एमिनो अम्ल कहा जाता है। अब देखो आप दिमाग लगाओ, अगर इसकी परिभाषा समझ में आ गई कैसे आई? दोनों की संख्या बराबर, तो इनकी परिभाषा एकदम से सरल होगी। अगर इसकी संख्या ज्यादा है तो क्षारीय और अगर इसकी संख्या ज्यादा है तो अम्लीय। कहने का तात्पर्य क्षारीय कब होगा? जब इसकी तुलना में इसकी संख्या ज्यादा रहे, यानी कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में क्षारीय समूह यानी एमिनो समूह की संख्या अगर ज्यादा रहे तो उसे क्या बोलेंगे? क्षारीय। और अगर क्षारीय यानी एमिनो समूह की तुलना में कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या अगर ज्यादा रहे तो उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय एमिनो अम्ल बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? अम्लीय एमिनो अम्ल कहा जाएगा। ठीक है, याद रहे हम 3 प्रकार लिए, पहला अम्लीय लिया, दूसरा क्षारीय लिया और तीसरा उदासीन लिया। अम्लीय की पहचान, ये वे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो समूह की तुलना में ज्यादा होती है उसे अम्लीय एमिनो अम्ल कहते हैं। और क्षारीय में क्या कहेंगे? वे कार्बोक्सिलिक अम्ल, वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या से ज्यादा होती है उसे क्या बोलेंगे? क्षारीय एमिनो अम्ल। और उदासीन में क्या कहेंगे? वे एमिनो अम्ल क्या बोलोगे? वे एमिनो अम्ल जिनमें एमिनो समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की संख्या बराबर होती है उसे क्या बोलते हैं? उदासीन एमिनो अम्ल कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगला टॉपिक हम लेते हैं प्रोटीन का जैविक महत्व। टॉपिक का नाम है प्रोटीन का जैविक महत्व। मतलब ये हो गया प्रोटीन का जैविक महत्व। अगला टॉपिक लेते हैं। देखो अगला पढ़ेंगे प्रोटीन का जैविक महत्व। यानी अपने पास प्रोटीन है, उसका लास्ट बिंदु है वो है जैविक महत्व। देखो सबसे पहले प्रोटीन का कहने के बाद प्रोटीन का क्या क्या कार्य है, अपनी जैविक क्रियाओं में क्या क्या कार्य है।
मुख्य रूप से 4 कार्य करता है। कोशिकाओं की संरचनात्मक महत्व में इसका महत्वपूर्ण योगदान है, यानी कोशिकाओं का संरचनात्मक महत्व, यानी कोशिका की संरचना बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हार्मोन्स के रूप में इसका प्रयोग होता है, शरीर की सुरक्षा में इसका कार्य होता है, और शरीर की वृद्धि तथा मरम्मत कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे देखो कोशिकाओं की संरचना या महत्व में, जैसे अपने को पता है कुछ प्रोटीन है वो जैविक पदार्थों की संरचना के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ प्रोटीन है वो जैविक पदार्थों की संरचना के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ प्रोटीन जैविक पदार्थों की संरचना के लिए क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बाल, नाखून, बाल और नाखून वो किससे बने होते हैं, केरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, केरोटीन प्रोटीन से बने होते हैं। उसी प्रकार से मांसपेशियां, मांसपेशियों में कौन सा होता है प्रोटीन, मायोसिन। इसी प्रकार से तरल संयोजी ऊतक, यानी अपने पास के ब्लड की बात करें उसमें कौन सा होता है, कोलेजन। कौन सी होती है, कोलेजन। तो कहने का तात्पर्य तरल संयोजी ऊतक है वो कोलेजन से बना होता है, मांसपेशियां है वो मायोसिन से बनी होती है, बाल और नाखून है वो केरोटीन से बने होते हैं। यानी इनके द्वारा ही इन कोशिकाओं, यानी बाल नाखून है इनकी कोशिकाओं का निर्माण है वो केरोटीन के द्वारा होगा, मांसपेशियों का है मायोसिन के द्वारा होगा, तरल संयोजी ऊतक है उसका कोलेजन के द्वारा होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हार्मोन के रूप में बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें हार्मोन होते क्या हैं। अपने यानी प्राणी शरीर में जो ग्रंथियां वो 2 प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और एक बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। देखो अपने जो प्राणी शरीर है उसमें ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2। एक तो होती है अंतःस्रावी और एक कौन सी होती है, बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो कुछ यानी कुछ रासायनिक पदार्थों का ब्लड में स्रावन करती है, यानी उनको त्यागती हैं। उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन। उसे क्या बोलते हैं, हार्मोन कहा जाता है। जैसे अपने पास कहें कि इंसुलिन हार्मोन क्या है, अग्नाशय ग्रंथि से। इसी प्रकार से थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन है, थायरोक्सिन का हार्मोन है। अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा, इंसुलिन, और थायराइड ग्रंथि से कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन है। ये दोनों किससे निर्मित होते हैं, प्रोटीन से बने हुए होते हैं। इसी प्रकार से शरीर की सुरक्षा में, शरीर की सुरक्षा की बात करें या मैं कहूं कि प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो अपने ब्लड होता है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज क्या है, जो रोगों से लड़ने के कार्य करते हुए एंटीबॉडी खुद एक क्या है, प्रोटीन है। एंटीबॉडी है वो खुद क्या नाम है, प्रोटीन है। अगर प्रोटीन नहीं होता तो एंटीबॉडी नहीं बनता, एंटीबॉडी नहीं बनता, रोगाणु का अटैक है अपना शरीर नहीं झेल पाता है, उसकी सुरक्षा नहीं कर पाता। इसी प्रकार से शरीर की वृद्धि और मरम्मत कार्य में मैं ऐसा कह दूं अपना शरीर या प्राणी शरीर है वो सारे प्रोटीन से बना, तो उसका बाहरी आवरण देख लो, अंतर आवरण देख लो, सारे किससे बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन ही क्या करता है, अपनी बॉडी का फॉर्मेशन, उसकी संरचना आदि का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आज का अपना बिंदु क्या आता है, पूरा हो जाता है। प्रोटीन का टॉपिक अपना क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इसके बाद में अगले नेक्स्ट पॉइंट में हम पेप्टाइड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पेप्टाइड के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों।